प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। ये हमारा आज का टॉपिक है, प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। दैट इज अ वेरी यूनिक काइंड ऑफ concept about a rising of capitalism, in European society that Max Weber put a very unique concept। ठीक है, पहले हम लोग वर्ड को ब्रेक करेंगे इटसेल्फ, जितने भी वर्ड है इसमें, प्रोटेस्टेंट, एथिक्स, स्पिरिट एंड द कैपिटलिज्म। We will try to gain the meaning of these words, and then after we will apply what is mean by Protestant ethics and spirit of capitalism, and how these Protestant community ethics become a responsible factor for rising capitalism in European society, and how it is different from Karl Marx explanation of rising of capitalism in European society, and what could be the possible cause and the factors। देखिए, पहले प्रोटेस्टेंट को समझिए। व्हाट इज मीन बाय प्रोटेस्टेंट? इसमें एक वर्ड आता है प्रोटेस्ट। व्हाट इज मीन बाय प्रोटेस्ट? दोज हु डू प्रोटेस्ट एक्टिविटी और ज्वाइन इन प्रोटेस्ट एक्टिविटी। व्हाई पीपल डू प्रोटेस्ट? एक आपका टॉपिक भी है पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी में, प्रोटेस्ट, एगिटेशन, मूवमेंट। तो व्हाई पीपल डू प्रोटेस्ट? फॉर देयर ओन राइट्स, मे बी द राइट्स ऑल्सो, अदर फॉर्म भी तो हो सकता है, फॉर ब्रिंगिंग सर्टन काइंड ऑफ चेंजेस। इट मे बी समथिंग ओड फॉर द सोसाइटी, पीपल स्टार्ट प्रोटेस्टिंग कि ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। तो प्रोटेस्टेंट का मतलब ये समझिए कि अ ग्रुप ऑफ कम्युनिटी, अ पीपल हु प्रोटेस्ट फॉर एनीथिंग known as a Protestant, right? A group of people who have certain agenda, certain aim, certain motive to bring certain kind of changes in society, either protest for any society, for people, organization, or for the government, or against of government. So in unity, a group of people come together and start doing protesting, Protestant activity, a protest activity called as a Protestant. Protestant are a large people, large chunks of people called as a Protestant। देखिए, इथिक्स का मीनिंग समझ, ये इथिक्स आपका सेल्फ जीएस पेपर में है ना, इथिक्स। व्हाट इज मीन बाय इथिक्स? एकदम शानदार तरीके से पढ़िए। व्हाट वी सी इन इथिक्स एंड व्हाट वी डू इन इथिक्स, वी ऑफन ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, what is right and what is wrong, what is good and what is bad. That may be the part of ethics. So for what is right and what is wrong, we apply our morality, highest morality, and our morality, the thinking, is guided by the value, even personal value, societal value. So ethics is a kind of highest level of morality, the moral thinking, the value that become the ethics। highest level of morality, highest level of value itself, that become a morality, in which we often try to see what is right and wrong। ये देखते हैं ना, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। नाउ थिंक अबाउट स्पिरिट। एक वर्ड आता है स्पिरिट। व्हाट इज मीन बाय स्पिरिट? वर्ड को समझना जरूरी है। प्रोटेस्टेंट एथिक्स, ये ऑफन लोगों को समझने में दिक्कत होता है, प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, एंड दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट ऑल्सो। इस बार तो पक्का पूछेगा, क्योंकि अभी पूछा नहीं है 22 वाला में प्रोटेस्टेंट एथिक्स से, वन एंड अनदर वे में रहेगा ही रहेगा। तो व्हाट इज मीन बाय स्पिरिट? स्पिरिट मीन्स एसेंस। व्हाट है स्पिरिट? देखिए, इसको इस तरीके से समझिए, जैसे प्रीलिम्स एग्जाम अभी आने वाला है आप लोगों का। बहुत लोगों से पूछिएगा तो बोलता है कि नहीं, हम ट्राई कर रहे हैं, अपना बेस्ट दे रहे हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं, हम इस बार कर ही देंगे, इस बार कुछ भी हो, इस बार हमको लाना है, इस बार हम करेंगे। नाउ दैट करेज डिपिक्ट देयर स्पिरिट।
That courage depict their spirit, their curiosity, जो जिज्ञासा बोलते हैं ना. In other example, try to understand, जैसे itself कोई भी आपका एम हो, मोटिवेशन हो, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, दैट इज गुड. So what is meaning of spirit? To attain your goal. You are highly motivated towards the goal. So it means there is some factor which pushing you, pushing you to attain your goal. Now that becomes the spirit, the pushing factor. पुशिंग फैक्टर, इसी को हिंदी में बोलते हैं जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, है ना. हाईली मोटिवेटेड, नाउ दैट बिकम अ स्पिरिट. मीनिंग ऑफ स्पिरिट. कैपिटलिज्म के बारे में बताइए. ये तो बहुत बार सुने होइएगा वर्ड कैपिटलिज्म. व्हाट इज कैपिटलिज्म? हाँ, देखिए, इजम मीन्स आइडिया. पहले वर्ड को फिर से तोड़ दीजिए, देखिए यहीं पे मिल जाएगा. एंड द कैपिटल मीन्स मनी और एसेट, कुछ भी हो सकता है, मनी और एसेट. तो व्हाट इज इजम? आइडिया क्या है? टू गेन मोर एंड मोर एसेट, gain more and more asset, more and more benefit itself. So capitalism we can understand in context of in any economic work organization, group of people or community or individual guided by the idea of getting more and more profit, more and more benefit, accumulation of wealth, that become the capitalism. ठीक है? What समझे? What is mean by Protestant ethics, spirit and capitalism? Clear है? यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए वेबर कंसेप्ट. वेबर कंसेप्ट अबाउट प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म. फॉर डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक हमको थोड़ा सा कंसेप्ट लेना होगा. कार्ल मार्क्स एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ द कैपिटलिज्म presence in our society and what are the possible factors which leading to the existence of capitalism in society in Karl Marx view. What Karl Marx talks about. Now, those community people or the class of people having control over the base structure of the society, and they are known as economic resources of the society. So they control the superstructure of society. It means these people have control over the forces and the factor of production of the society. So they become the have class. He talks about have class because they have the consciousness about themselves, who we are, and how even we can handle the society, shape the society itself. So Karl Marx explanation of capitalism or rising of capitalism is based on mainly the factor like accumulation of more and more wealth, accumulation of more and more wealth itself, controlling over the base structure of the society, controlling over the factor and the forces of factor of production and the forces of production of society. In other words, we can say that control over the modes of production of the society. So that become the source of rising of capitalism as per Karl Marx. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? Now what Max Weber opposed, and he provide a very unique kind of concept about rising of the capitalism. What could be the possible factor that capitalism could be rise? So he create a kind of model of Protestant ethics. Protestant is a community, and a Protestant is a community which derive out from the Catholic, है ना, कैथोलिक जो है ना रिलीजन है, कम्युनिटी है, वहाँ से एक फैक्शन निकला कैथोलिक. को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कैसे वो इमर्ज होता है इट्सेल्फ. तो मैक्स वेबर टॉक्स अबाउट कि there is a Protestant value and ethics which start shaping the society, the mindset of the people, and accordingly people start behaving, and which lead to the rising of capitalism, which lead to the rising of itself capitalism in European society. So what could be these certain set of ethics, है ना?
बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस सर्टेन सेट ऑफ एथिक्स, कुछ हम लोग पिक्चर देखने की कोशिश करते हैं कि यूरोपियन सोसाइटी कैसा था, एंड देन आफ्टर वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट कुड बी द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड हाउ इट इज गोइंग टू becoming a factor for the rising of capitalism in European society. क्या ऊपर लिख लिए मीनिंग ऑफ वर्ड? हाँ, क्या कीजिए, लिखते चलिए. तुम फटाफट लिखिए. क्या क्लियर? थोड़ा सा यूरोपियन सोसाइटी का हम लोग आप पिक्चर लेते हैं, कैसा था यूरोपियन सोसाइटी इटसेल्फ. यूरोपियन सोसाइटी during a medieval Europe. Now think about this is Europe. A Europe society. Now this Europe is ruled by itself the church. जो पहले का जो यूरोपियन सोसाइटी था is ruled by the church itself. We call as a Catholic Church. का हेड ऑफिस कहाँ था चर्च का? कैथोलिक चर्च इन रोम. रोम बिकम द मेन सेंटर. कहीं के इसको बोलते हैं रोम ऑफ चर्च इटसेल्फ. द कैथोलिक चर्च कॉल्ड एज ए रोम ऑफ चर्च. नाउ विद इन द यूरोप देयर आर मेनी यूरोपियन कंट्रीज. नाम बोलिए तो. ब्रिटेन, पुर्तगाल, ग्रीस, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली itself, the Catholic Church वहाँ पे है रोम. So there are many more country itself. In Europe there are many country. Now all these country are directly or indirectly over the command of these main Catholic Church that we call as a Rome of Church. That we call as a Rome of Church. Now this Rome of Church or Catholic Church start shaping the mindset and the daily life of these European people. देखिए मॉडर्निटी में पढ़ाए थे ये वाला कंसेप्ट, डायग्राम बना के बताए होंगे. So now these Catholic religious men, the Catholic Church start shaping the mindset of these European people. Even they start taking making rules and regulation related to their daily life itself. They are start activating indulging unnecessary in itself a political matter itself. Not only the social matter, political, economic, all form of matter, these religious authority start intervening. So now a kind of frustration, a discontent arises in European society among the European people. And now these people united and they come into the against of this religious authority, the church authority. So these church authority, the main Rome of church, were controlling the whole European society, which is facilitated by these sub church. छोटे छोटे church थे, and these sub church follow the guideline of the main church to control the whole European society. So the whole Europe were under the grip of the religion or religious authority, and these people, the religious people, rather to focus on the religion, proper functioning of the state, they are focused on their own life itself. Sometimes they involve in illegal activity. They were doing corrupt practices, corruption,
drinking, gambling, such kind of attitude create, and these things create a kind of discontent among the European people, European society men. And now this discontent situation and frustration, sudden witness in form of rise of big protest in European society against of this Catholic Church. Now the question is arising, for protest there must be some leader, कुछ तो लीडर चाहिए, ऐसे प्रोटेस्ट होने लगेगा, कोई ना कोई मुद्दा तो होगा, इशू तो होना चाहिए प्रोटेस्ट होने के लिए, एंड ऑल्सो लीडर मस्ट बी देयर. प्रोटेस्ट में लीडरलेस भी प्रोटेस्ट चलता है, बिना लीडर का भी प्रोटेस्ट हो सकता है, बट देयर मस्ट बी इशू, एजेंडा, मुद्दा कुछ होना चाहिए. So the issue become these religious authority, churchmen, Catholic Church or Rome of Church start intervening into the political, social, economic matter of these European people. So they start protesting. They start protesting under the leadership of John Calvin and Martin Luther. These were two prominent figures. Under the leadership of them, the big protest erupted. Big protest erupted. We can call them as a Protestant. And their main aim against of these Catholic Church to protest them, that their demand religion should be separate from the state. Religion should be separate from the state. It means religion cannot interfere into the politics, right? And that is also a definition of Western secularism, explanation of Western secularism. हम लोग बोलते हैं Western secularism. What Western secularism talks about? Now, religion cannot interfere into the state matter. Religion cannot interfere into the political matter itself. It means religion is separate from political matter, political या state matter. क्लियर है ना? वेस्टर्न सेक्युलरिज्म पढ़े हुएगा, कैसे डिफाइन करते हैं वेस्टर्न सेक्युलरिज्म? सही है, सेक्युलरिज्म आप तो पॉलिटी में, हाँ, why? Because these were the societal demand that point of time. Religious authority were shaping the whole society, controlling the whole society. The whole European society were the grip of these religious authority. So in the frustration, discontent, these people start a kind of protest against these religious authority, and they start demanding religion have to do their own work rather to unnecessarily shaping the daily life of the people, or even intervening into the political matter, cultural matter, social matter. Cultural में तो चलेगा, इसका काम है religion का, but cannot interfere into political and the social matter itself, economic matter even itself. So now that become the main bone of contention and the issue for these Protestant community. And now the protest is led by the John Calvin and the Martin Luther. These were two prominent personality. So what Western secularism talks about? These Western secularism come from the idea of these Protestant agenda, the Protestant aim, है ना? These where religion cannot interfere into the state matter, religious matter. यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, ये बात बताइए, जब इंडियन वेस्टर्न सेक्युलरिज्म की बात करते हैं तो इंडियन सेक्युलरिज्म भी तो करना जरूरी है ना? हाँ, बताइए तो इंडियन सेक्युलरिज्म का, स्टेट कैन नॉट इंटरफेयर इनटू द रिलीजियस मैटर. वहां पे था कि रिलीजन कैन नॉट इन द स्टेट मैटर. दैट इज राइट. नाउ अदर फॉर्म, देखिए इंडियन सेक्युलरिज्म हम बताए थे, राइट. देखिए इसको हम यूनिट फर्स्ट में बताए थे अबाउट इंडियन सेक्युलरिज्म. थोड़ा सा इसको भी नोट कर लीजिएगा, ये बना करके बॉक्स बना करके, इंडियन सेक्युलरिज्म. इंडियन सेक्युलरिज्म
Now, what our constitution talks about secularism. Constitution. What our constitution talks about secularism? That politics cannot interfere into the state matter, religious matter, and the same way religion cannot. There is a vice versa kind of concept. So that is a simple form of explanation, jo itself the European explanation of religion cannot interfere into the state matter. In the same way in India, religion also cannot interfere into the state matter, and a state cannot interfere into the itself religious matter. So now that become the constitutional explanation. That is one of the explanation of Indian secularism. सिर्फ इससे हम नहीं समझ सकते कि that become an Indian secularism. That more or less similar to the Western secularism. But the essence of Indian secularism is a historical one. Historical basis यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे for better understanding of Indian secularism. What is mean by Indian secularism? आप क्या बता रहे थे? इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल रिलीजन, ये तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही बोलता है. वहां दैट इज ए कंप्लीट सेपरेशन. पॉलिटिक्स ज्यादा हो गया ये. आप बताइए कुछ. That is a form of equal treatment is nothing but a historical kind of explanation about Indian secularism. Now, for understanding Indian secularism, we have to understand the philosophy of our culture and tradition. And what is our philosophy? Unity in diversity, सर्व धर्म संभव, that is equity. सभी रिलीजन अपने आप में समान है, तो इक्वलिटी की बात करते हैं ना. सर्व धर्म संभव, unity in diversity, unity in diversity. Now these become the main source of historical explanation of Indian secularism. It means think about early Indian society. Despite being diversity of ethnic value, the race even, diversity of culture, all people were living together. है ना, कोई मेनलैंड में रह रहा है, कोई आउटस्कर्ट ऑफ लैंड, कोई फॉरेस्ट में, कोई हिली एरिया में. देयर वेर ऑल्सो डाइवर्सिटी, डिफरेंट रेस है ना. साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए. एंड डिस्पाइट बीइंग पीपुल लिविंग एमिकेबली टुगेदर, and this provide a kind of sense of unity, and now that unity can be understood as our secular value. That become our historical explanation. Even our philosophy talks about sarva dharma sambhav. It means we have a capacity, despite being diversity, we can live together. Not only diversity in race, rather the value diversity, ideological diversity, that talks about sarva dharma sambhav. So that is a historical explanation of Indian secularism. एक और है जो इंटेलेक्चुअल जो बताते हैं अपने इंडियन सेकुलरिज्म क्या होता है, उसका बताइए. तो इंटेलेक्चुअल्स इंटेलेक्चुअल एक्सप्लेनेशन ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म दिख रहे हैं, मिटा दें. चलिए इंटेलेक्चुअल एक्सप्लेनेशन बताइए. तो मॉडर्निटी में हम पढ़ाए थे, मॉडर्निटी एंड सोसाइटी. देखिए इंटेलेक्चुअल व्यू ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म को जैसे नेहरू के कंसेप्ट अप्लाई करके हम लोग समझते हैं. पंडित नेहरू, क्या ये भी बहुत शानदार आदमी थे. शानदार पंडित नेहरू जी बहुत शानदार आदमी थे. गांधी जी थे, ज्यादा नहीं बोलेंगे. पंडित नेहरू. नाउ व्हाट ही टॉक्स अबाउट सेकुलरिज्म. He said Indian secularism can be understood in terms of how the minorities are going to being treated in by the Vegetarian itself.
it means we have to understand the secularism value or concept, how the minority is feeling, no, their living, their being, their existence in India, and how they are feeling about the Mediterranean, and how the Mediterranean or majority of the community treating them, how the majority is going to treating this minority community. So that is a concept of Nehru. तो लिख लीजिए ना, फिर से लिख लीजिए, पूछते हैं तो याद नहीं रहता है. नेहरू का व्यू पॉइंट्स, Indian secularism can be understood in terms of how the minority is being treated by the majority, how the minority is being treated by majority, majority community. So what is mean by that? This statement, minority is being treated by the majority of community. Now think about, in our country there is a religious diversity. Some of our religious community living in majority and some of are living in the minority. So now at the same time we have to take care of all the rights of the minority itself. Now that become our secularism, that become our secular value, that become our secular explanation of intellectual view. Okay? इसमें अदर भी ऐड कर सकते हैं, बट इतना याद रखिए आप, इंडियन सेकुलरिज्म समझने के लिए एक तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे जो डिफाइन करते हैं, स्टेट कैन नॉट इंटरफेयर इनटू द रिलीजियस मैटर एंड एट द सेम टाइम रिलीजन कैन नॉट, बट इफ द नीड एराइजेज स्टेट यहाँ पे इंटरफेयर कर देता है. नीड एराइजेज, है ना. जैसे इन केस ऑफ ट्रिपल तलाक, सुप्रीम कोर्ट इंटरवेन किया, बैन किया ना ट्रिपल तलाक एक्टिविटीज को. इट मीन्स नाउ स्टेट इज इंटरफेयरिंग इनटू द रिलीजन इफ नीड एराइजेज. देखिए सेकुलरिज्म एक ऐसा डिफिनीशन है जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन नहीं करता है कि सेकुलरिज्म है क्या. वर्ड इटसेल्फ मेंशन है या नहीं है? आई थिंक नहीं है, मेंशन है. सेकुलरिज्म डेफिनेशन नहीं दिया गया, वर्ड इटसेल्फ गिवन. तो एक्सप्लेनेशन आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं करता है सेकुलरिज्म है क्या, बट वी कैन एक्सप्लेन बाय द इंटरप्रेटेटिव ऑफ द स्टेट, द एक्ट ऑफ द स्टेट, एंड इवन बाय द आवर फिलोसफी व्हाट कुड बी द सेकुलरिज्म इटसेल्फ. चलिए ये तो आउटर कंसेप्ट हो गया. सुप्रीम कोर्ट डिफाइन द टर्म ऑफ सेकुलरिज्म. कब आया था सेकुलरिज्म? एडॉप्ट कब किया गया था, कॉर्पोरेट कब में? 76 अमेंडमेंट एक्ट, 76 और 74. हाँ 97. अच्छा ओके. 42nd अमेंडमेंट. अच्छा 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 में इनकॉर्पोरेट हुआ था. तो वही तो वो भी बोला है 1976 में ऐड हुआ, 1976 एक्ट. अब 42 अमेंडमेंट एक्ट. ठीक है, चलिए अपने टॉपिक पे चलते हैं. देखिए वेस्टर्न सोसाइटी, यूरोप को समझिए. वेबर क्या कहना चाह रहे हैं कि during medieval period itself, Europe going through very different phase itself. Now at one point of time Karl Marx put a very unique explanation about rising of capitalism, and his explanation of rising of capitalism were basis of mainly accumulation of more and more wealth by the capitalist, by the have classes. Now what Max Weber talks about, there are alternative forces, there are alternative forces in society. Now that also makes a rising of capitalism in European society. And what could be these alternative forces? He said there are Protestant value, certain set of Protestant ethics. Now that is also a responsible factor for rising a capitalism in European society, right? तो उसको समझने के लिए
just after we discuss the whole European picture itself. So these European people start protesting against of these church authority under the leadership of John Calvin and the Martin Luther. So now here we have to understand what could be the possible ethics that become the factor which rising of the spirit of capitalism. The spirit of capitalism. Now think about like among John Calvin and Martin Luther. Martin Luther idea were very much liberal kind of idea, थोड़ा liberal आदमी थे, but John Calvin were very much radical. रेडिकल काइंड ऑफ वो आइडिया अपना पुट करते थे. थोड़ा सा देखिए उनका इथिक्स क्या है. मार्टिन लूथर, what Martin Luther idea, now he talks about be honest yourself, so such kind of idea. He talks about time is money, to save the time, do more and more work, focus on your aim. Now further he talks about be industrious, तो अगर लाइफ में कुछ एम बनना है, करना है, तो बड़े बिजनेसमैन बनिए. To set certain kind of aim in their life itself. Now the such kind of idea, such kind of ethics of Martin Luther is becoming a responsible spirit for the rising of capitalism. इसको लिख लीजिए. मार्टिन लूथर आइडिया, be honest with yourself, time is money, be punctual, be industrious, बी फेयर, एकदम क्लियर कट होना है लाइफ में, विजनरी होना है, बी फेयर etc. ये सारे के सारे सर्टन सेट ऑफ दीज आइडिया इटसेल्फ है ना, दीज आइडिया बिकमिंग अ प्रमोटिंग फैक्टर फॉर द राइजिंग ऑफ कैपिटलिज्म है ना. लोग अननेसेसरी इधर उधर जो टाइम देते थे, इट्स अ रिलीजियस मैटर एंड अननेसेसरी मैटर, दे रेदर स्टार्ट पुटिंग टाइम ऑन देमसेल्फ, देयर सेल्फ डेवलपमेंट. They start putting time on their self development, and these self development were guided by the idea of Martin Luther itself, है ना. Martin Luther and John Calvin. तो जॉन कैल्विन का आइडिया भी देखते हैं, उनका आइडिया क्या है. जॉन कैल्विन, क्या है. तो यहां एक चीज देखना है हमको. नाउ प्रोटेस्टेंट इज अ फैक्शन ऑफ कैथोलिक. कैथोलिक का फैक्शन है प्रोटेस्टेंट, राइट. फैक्शन ऑफ कैथोलिक इज वन ऑफ द प्रोटेस्टेंट. Now further the Protestant were lead by the protest were lead by the Martin Luther and the John Calvin. So Martin Luther put a kind of liberal idea and liberal thoughts. So he had very less followers, कोई इनके ज़्यादा followers नहीं थे. But John Calvin being a radical one, his idea able to successfully influence the large Protestant mind itself. So John Calvin emerged as a more radical leader, very much influential leader among the Protestant. So some of the follower of the John Calvin turn as a capitalist, Calvinist also, right? So that is another faction that come out from the Protestant itself, है ना. Calvinist देखते हो ना, क्रिश्चियनिटी में कैथोलिक मेन क्रिश्चियन, and then the Protestant one of the faction, and from the Protestant the another faction emerged, that is a Calvinist, another faction that is a Calvinist. And these Calvinists were the follower of the John Calvin, the preaching of the John Calvin. So John Calvin start preaching the radical idea. So what could be his idea and what could be their viewpoints?
Now that become the ethics for rising of capitalism in European society. That become a rising of spirit to the capitalism in European society. So now he talks about, especially John Calvin itself talks about self-asceticism. It means be a disciplined one. Further, he talks about notion of calling. It means no work is itself, we can say that कोई काम बढ़िया है, कोई काम बुरा नहीं है. No work is big and itself very down or low itself. He talks about काम है, कोई भी काम कर सकता है, कोई बड़ा हो या छोटा हो फर्क नहीं पड़ता. कोई ग्रेजुएट है तो इसका मतलब वो नहीं कि स्वीपर का काम नहीं कर सकता, है ना, बीइंग ए गार्बेज कलेक्टर, ठीक है, तो कोई भी काम कर सकता है. काम कोई बड़ा छोटा नहीं होता. So such kind of idea start he putting. Although John Calvin put many of idea, but we have to discuss the such idea which promote, which becoming the factor for rising of capitalism. पहला लिखिए इसमें, हाँ पहला लिखिए notion of calling. Notion of calling of capitalism as per John Calvin. Notion of calling. क्या ये क्या बोलता है कि नोशन ऑफ कॉलिंग में कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता, काम काम होता है, इसलिए काम करने से नहीं शर्माना चाहिए. नाउ दैट आइडिया प्रमोट द राइज ऑफ कैपिटलिज्म, है ना. दैट आइडिया प्रमोट द राइज ऑफ स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, है ना. अगर आप ग्रेजुएट है, बड़े एजुकेटेड है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप छोटा काम कर सकते, काम काम है, राइट. नाउ फर्दर ही टॉक्स अबाउट this worldly asceticism. This worldly asceticism बता रहे हैं. This worldly asceticism, सेल्फ डिसिप्लिन की बात करते हैं. asceticism means discipline. ASCETIcism, है ना. Now further he talks about doctrine of predestination. Doctrine of predestination. Doctrine of predestination. What is mean by predestination? John Calvin talks about कि सभी का भाग पहले से तय है. तो यहाँ पे आ गए हैं, सभी का भाग पहले से तय है, कौन हेवन में जाएगा, कौन हेल में जाएगा. इसलिए आपस में झगड़ा करना बंद करो और कर्म करना शुरू करो. दैट इज अ डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीडेस्टिनेशन. नाउ फर्दर ही टॉक्स अबाउट कैल्विन्स इमेज ऑफ गॉड. ही हिमसेल्फ टॉक्स अबाउट कि हम ही गॉड का इमेज है. गॉड सेंड मी हियर टू शो यू राइट पाथ इटसेल्फ, सो फॉलो माय प्रीचिंग. सच काइंड ऑफ आइडिया, सच रेडिकल ही वाज. So that's why the large follower, as people start following them among the Protestant and turn into the another new faction, that is a Calvinism. तो ये लिखिए, notion of calling, otherworldly asceticism, doctrine of predestination, image of Calvin is image of God. Calvin is image of God. Next लिखिए, the trade and commodities without paying unnecessary taxes and tariff. Trade and commerce without paying unnecessary taxes and tariff. Unnecessary taxes and tariff. Taxes and tariff. ठीक है, सारे के सारे आपके नोट्स में मेंशन है. ठीक है, नोट्स में पढ़ेंगे, डिटेल में है. देखिए बहुत सारे, ये जो मार्टिन लूथर है ना, हाँ आप ले लेंगे, आप आज ले लेंगे. ठीक है, जितने भी इनके जो प्रीचिंग है इटसेल्फ, द मार्टिन लूथर एंड द जॉन कैल्विन इटसेल्फ, तो सारे प्रीचिंग से हमको कोई लेना देना नहीं है. द फैक्टर देयर प्रीचिंग विच बिकम द राइजिंग फोर्सेस फॉर द प्रमोटिंग द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, है ना, that you have to mention there or even in exam point of view itself. यहाँ तक क्लियर है.
So what Max Weber tried to put their viewpoints about the Protestant ethics and the spirit of capitalism. यहाँ पे आइए. Yes. Now he talks about asceticism, self-discipline के बारे में बात करता है. Once you become the self-discipline, right? Now you may focus on your daily activity, daily work itself, rather to you are influenced by the other one, either religion. Now think about his viewpoints to putting such kind of idea, because that society were grip under the religion itself. So these people what talks about religion is not a focus on the religious matter, the religious things, the cultural things. So let us we improve ourselves, and we have to focus on precisely on religion itself, and even to development of the self itself. Because religion, the church authority diverted from their main aim. The aim of the church authority, the Rome of Church or Catholic Church, to focus on religious authority. But they were not focusing on their own work. They were focused on economic matter, political matter, social matter of the people. So that's why the protests start. And now, for the sake of their own upliftment, either religious upliftment or social upliftment or cultural upliftment, these people start making their own sets of rules, regulation, right? In terms of rising new value, that become the ethics under the leader of John Calvin and the Martin Luther. Now further, their follower itself start following their value, and now that finally turn into the Protestant ethics. बोलिए. हाँ, of course the idea of John Calvin lead to the rising of consciousness in society, like a notion of calling. बोलते कोई भी काम बड़ा छोटा नहीं होता है, सो काम करने से घृणा नहीं करना चाहिए, है ना. तो ये कोई जरूरी नहीं बड़ा आदमी ही बड़ा काम कर सकता है और छोटा आदमी ही छोटा काम कर सकता है. At anyhow you have to complete the task, right? So such kind of idea becoming a motivating factor for this Protestant community, and these become a kind of a splitting force for the rising of capitalism. That is a doctrine of predestination. It talks about कि सभी का जो डेस्टिनेशन पहले से तय है. पहले एज्यूम्शन ऐसा था कि अच्छा काम करोगे तो, है ना, अच्छा काम करोगे तो itself you will go heaven, wrong work you will go hell itself. So now it is already defined by predestiny. So rather to thinking about what is right, what is wrong, just do the rational work, do your work. That's why he become the radical one, not a capitalist against of capitalism. We have to see just the factor, their preaching, which becoming the factor for rising of capital. वो बहुत सारा. Where you the work on focus on yourself, of yourself. Right. Don't choice is yours. You may go on another direction itself, but you are going to in hell, not a heaven. ठीक है. बहुत सारे. That's why he is known as the radical one. देखिए यहाँ पे आइए, टॉपिक पे आइए जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. What is the Weber view about the Protestant ethics and the spirit of capitalism? So Weber successfully able to identify the other forces in European society, and these were the Protestant ethics, a Protestant value which giving a kind of a rising spirit about the capitalism in European society. तो अब ये बताइए, what sense here or things which is going to differentiate Karl Marx explanation of rising capitalism and Max Weber rising capitalism in European society. सब आदमी एक एक व्यू पॉइंट्स बोलेंगे इसमें. आप बोलिए फर्स्ट. नाउ द क्वेश्चन इज, what thing going to differentiate
Karl Marx explanation of capitalism in European society and the Max Weber explanation of rise of capitalism in European society. अभी नहीं बताया तो उस समय से हम कर क्या रहे थे? चलिए, अच्छा मैक्स वेबर, हाँ तो कैल्विन के बारे में तो मैक्स वेबर ही तो बात कर रहा है। कैल्विन के बारे में कैल्विन ही तो बात कर रहा है। मैक्स वेबर और मार्टिन लूथर का जो एथिक्स है वो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर बना। हाँ, वेबर ही तो बोल रहा है वो बात। वेवर क्रिएट अ काइंड ऑफ मॉडल। देखिए, वेवर क्रिएट अ काइंड ऑफ मॉडल एंड दैट मॉडल इज प्रोटेस्टेंट एथिक्स फॉर एक्सप्लेनिंग हाउ द कैपिटलिज्म राइज इनटू द यूरोपियन सोसाइटी। तो वेवर ही सारे बात बोल रहे हैं। अब ये बताइए दोनों को डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? एक पॉइंट आप बताइए। यस, राइट। कैपिटलिस्ट जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को कैप्चर करे, ठीक। हाँ, आप नीरज कुछ बोलेंगे पॉइंट? नो, क्यों? आउट ऑफ नेटवर्क। देखिए देखिए, Karl Marx talks about, right, Karl Marx talks about on the basis of resources, those who is going to control the larger, the higher and higher resources, है ना, the controlling the base structure. Rising of capitalism, right. Karl Marx talks about the need basis, materialistic aspiration of the people. People are mad behind the materialistic things. He talks about man is a perpetually dissatisfied animal. One satisfaction fulfill, another generate. So what Karl Marx talks about? Karl Marx talks about control over the base structure, superstructure, economic resources, factor forces of production, right, modes of production, that becoming the rising factor of the capitalism in European society. In contrary, Max Weber said, it is a value of the society. It is the belief of the society, morality, ethics of the society, and which becoming the rising factor in European society. Now, यहाँ पे वो नहीं रुके, ऐसा नहीं कि मैक्स वेबर पढ़ के छोड़ दिए यूरोपियन सोसाइटी. Further, he analyzed the other society also, and he is able to explain what could be their possible factor which do not lead to the rise of itself capitalism in European society. यहाँ पेज ले लिए, थोड़ी नीचे स्क्रॉल कर रहे थे, गड़बड़ हो जाना. देखिए, मैक्स वेबर फर्दर स्टडी इटसेल्फ इंडियन सोसाइटी, चाइनीज सोसाइटी एंड मिडिल ईस्ट ऑल्सो, राइट. He successfully able to explain what could be the possible factor in European society which lead to the rising of capitalism. But now think about in context of Indian society. Indian society, right? So he able to conclude that is Indian value is not a very much supportive towards the rising of capitalism in Indian society. So what could be the Indian value? Indian value or Indian philosophy? Because we Indian believe in karma and dharma, कर्म धर्म में काम करने वाले आदमी हैं. We do not believe in accumulation of wealth, rather we believe in itself. 5 चोट के खाने वाले आदमी है, बोलते हैं ना, हाँ बोलते हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. 5 चोट के खाई गंगा नहाई, एक कोट है ना. तो दैट इज आवर फिलोसफी. हम लोग कर्म धर्म में विश्वास करने वाले आदमी हैं, धर्म से जीने वाले आदमी हैं. रेदर टू वी आर वांट टू लिविंग हार्मोनियस रिलेशन विद द नेचर इटसेल्फ. We believe in Vasudev Kutumbakam. That become our philosophy, theory itself. So that restrict, these value restrict to just accumulate the wealth. Either किसी दूसरे का छीन ले,
ठीक है। लेकिन अब तो उल्टा हो गया, अभी तो यही हो रहा है अपने सोसाइटी में, सब एक दूसरे को छीन रहे हैं, मार्क्सिस्ट आ गया है यहाँ पे। So now think about what Max Weber view about Indian society, that Indian value that is going to restrict the accumulation of wealth. क्योंकि हम लोग बांट के खाने वाले आदमी हैं, क्वालिटी में बिलीव करते हैं, कर्म और धर्म में बिलीव करते हैं। हम लोग को मानना है कि जैसा हम कर्म करेंगे, है ना, वैसा मरने के बाद उस क्या बोलते हैं उसको, we believe in otherworldly transcendent kind of philosophy, transcendent kind of things. हम लोग इवन बिलीव करते हैं कि हम पिछले जन्म में जैसा काम किए थे इसलिए वैसा मेरा मिल रहा है, ठीक है। So now such kind of idea is going to restrict us, right? So rather to we are focused on accumulating of wealth, we are more focused on how we should live happier, खुशी से कैसे रहें, मिलजुल के कैसे रहें. So now that become the viewpoints of Max Weber in Indian society that is going to restrict. Further, he talks about Chinese society. Max Weber, CHININEIAC, Chinese society. क्या? CH एक तो बोलिए। चाइनीज सोसाइटी क्या बोल रहे हैं नीरज आप? पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। लिखिए, पहले लिखिए तो इंडियन सोसाइटी, लिखिए इंडियन सोसाइटी। मैक्स वेबर आल्सो स्टडी द इंडियन सोसाइटी, लिख लीजिए कुछ व्यू पॉइंट्स इनका, लिखिए तो इंडियन सोसाइटी। Max Weber expressed Indians were believing in idea like karma, dharma and punarjanam. Karma, dharma and punarjanma. It means cycle of birth and rebirth. कर्म, धर्म एंड पुनर्जन्म. Indians are not interested in accumulation of wealth. Rather, अब वेल्थ हम लोग अर्न करने लगे, इंटरेस्टेड पहले से भी थे नहीं, बट नॉट काइंड ऑफ कि एक वन हैंड में रहे, रेदर वी वांट टू सब सुखी से रहे, राइट। इवन हमारे यहाँ कोई भी भिक्षा मांगने आता है उसको हम लोग भिक्षा देते हैं. Now that is our value, that is our ethics itself. का तो हमको आइडिया नहीं है, हमको घूमना पड़ेगा फिर कल्चर. वहाँ ऐसा नहीं है जैसा अपने यहाँ है. वहाँ भिखारी को भगा दिया जाता है. वहाँ पे भिखारी रोड पे रहते हैं, हाँ वो देखते होइएगा, वो कार्ड लेके रहते हैं, बड़ा सा ये रहते हैं, डोनेट सम, नहीं क्या होता है नहीं होता है. बट इंडियन भिक्षु की डिफरेंट. हम लोग जो भिक्षु की बात करते हैं, भिक्षु भिखारी में अंतर है. भिक्षु जो हमारे यहाँ आते हैं वो आपसे ये नहीं बोलते कि हमको इतना ज़रूरत है या लाओ, ये विलिंगली आपको देना है तो दे दीजिए, फिर भी आपके वेलफेयर के लिए ही सोचेगा, नहीं देना है चले जाइए. बट भिखारी जो है वो आपसे मांगेगा, डिमांड करेगा कि हमको 10 रुपया दीजिए, हमको ये दीजिए. कौन कौन वहाँ पे? अच्छा, तो वो भिक्षुक नहीं है, वो भिखारी. बोलिए कि तुम भिखारी है, वो तो ढकोसला कर रहे हैं. तो बाबा नहीं है वो बाबा नहीं, वो भिखारी आदमी है. उस अभी बिजनेस बन गया है, गॉड के नाम पे पैसा कमाना मांगना, क्या, तो वैसे आदमी को इग्नोर करते रहिए. तो रियल भिक्षुक होंगे वो आपसे डिमांड कभी नहीं करेंगे. वो आएंगे, कटोरा लिए रहेंगे, बोलेंगे दे दे माते, जो भी आपको देना है, तो भी उसके. हाँ
हाँ, वो ज़्यादा लोगों के पास नहीं जाते हैं, कुछ 4-5 घर में हो गए, उनका देखा कि आज का काम हो गया तो वो लोग छोड़ दिए भीख मांगना का पर्पस ये नहीं रहता है टू अर्न वेल्थ। तो क्या लिखे, लाइन क्या लिखे, वेल्थ रेदर they want to live with equally harmony with rather do want to live equally harmony। स्टॉप कर दीजिए। क्या तो लिखिए, चाइना के बारे में लिखिए, तो चाइनीज सोसाइटी, their Chinese society's value also, Max Weber also studied the Chinese society and he talks about ki their ethics same more or less similar to the Indian society, Indian philosophy value. Now that is going to restrict the rise of spirit of capitalism in Chinese society. लिखिए, the Chinese believe in, हाँ हम लोग लैंड एक्यूमुलेट करते थे। They believe in order of universe and cosmos. They believe in order of universe and cosmos. They try to maintain harmony with the nature. They try to maintain harmony with the nature. नेचर कहने का मतलब नेचुरल रिसोर्सेस को एक्सप्लॉयटेशन करना है ना, ट्री कटिंग, कल्टीवेशन पर्पस इटसेल्फ, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, माइनिंग एक्टिविटी, तो वो लोग एक हार्मोनियस नेचर बना के रखते हैं। हाँ अभी वायरस इनमें नेक्स्ट लिखिए, बिहेवियर इज टू गाइडेड बाय ट्रेडिशन, देयर बिहेवियर गाइडेड बाय ट्रेडिशन लाइक wisdom lies in past. Their behavior guided by tradition, like all wisdom lies in past. The tradition, such as all wisdom lies in past, है ना, ये चाइनीज बोलते हैं, हम मेरे यहाँ भी बोलते हैं ना हम लोग इंडियंस, विजडम की बात नहीं करते हैं बट बोलते हैं वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, लौटो। कान से सुनाई नहीं दे रहा है क्या? क्या कल बम्बू लेके आइएगा इनके लिए स्पेशल, मारेंगे ब्राम से सिर पे, एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, एटीसी कर लीजिए, ठीक है, नोट्स पढ़िएगा ये सब एंड इसको डिस्कस कीजिए। क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए, प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। ठीक है, डिस्कस कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, डिस्कस मैक्स वेबर मॉडल ऑफ प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। सच में सुनाई नहीं दे रहा आपको? नो जस्ट राइट अ क्वेश्चन। डिस्कस प्रोटेस्टेंट